स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए.के. श्रीवास्तव। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि आपको फिजिक्स का क्लासेस चाहिए, तो आज हमने डिसीजन लिया कि हम फिजिक्स की क्लासेस आपका स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने अनाउंसमेंट कर रखा है, हमने आपको सिलेबस भी समझाया था कि जो DSSB का सिलेबस क्या रहेगा, DSSB की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, इसकी स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSSB के पैटर्न पे हमने अपनी बुक्स डेवलप की है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप इस बुक्स को देख सकते हैं। ये हमारी बुक्स है DSSB PGT फिजिक्स का, जिसके अंदर एक वॉल्यूम में, जो फर्स्ट वॉल्यूम है हमारे, इसके अंदर हमने 10 चैप्टर्स लिया है। इस 10 चैप्टर्स में आप देखिए हमारा जो सिलेबस है, DSSB का जो सिलेबस है, जो DSSB के अकॉर्डिंगली हमारा जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहला आप देखिए, हमने जो सिलेबस को अपने अकॉर्डिंगली जो मोल्ड किया है, अपने अकॉर्डिंगली जो रीस्ट्रक्चर किया है, वो सिलेबस क्या है आप देखिए, फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे आपको, फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तीसरा जो चैप्टर होगा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, जो हमारी बुक्स में है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ DSSB। चौथा फोर्थ जो चैप्टर होगा ये हमारा होगा मोशन इन ए प्लेन। जो फिफ्थ चैप्टर होगा ये होगा लॉज ऑफ मोशन। जो 6th चैप्टर होगा इवॉल्व पावर इन एनर्जी। और 7th चैप्टर होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। 8th चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। और 9th चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एंड 10th चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक किसका है, ये टॉपिक 11th एंड 12th का है। बिल्कुल सही आपने सोचा। KVS ने भी सिलेबस यही लिखा है, NVS ने भी यही सिलेबस लिखा है, लेकिन जो DSSB का पैटर्न है, अगर मैं पिछले पेपर की बात करूं तो DSSB ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया, जो क्वेश्चन सेट किया, उसका जो बेस था वो 11-12 था, लेकिन उसकी ऑर्डर ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वेश्चन था वो काफ़ी हाई लेवल का था। हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि हमें ग्रेजुएशन लेवल में भी जाना पड़ सकता है, हमें मास्टर लेवल में भी जाना पड़ सकता है। देखिए, अगर आप इन सभी चैप्टर को NCERT से पढ़ते हैं तो आपकी एक बेसिक फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाती है, जैसा कि मैं समझता हूँ, ये मेरा परसेप्शन है। और जो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को भी हमने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कराया था, और वो लोग सिलेक्ट हुए, बच्चे ने सिलेक्शन लिया। मैं आपको बताऊं कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर को आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो अप्रोच होगा, जो थिंकिंग लेवल होगा, वो हाई लेवल का होगा, लेकिन बेसिक हमारा यही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक्स बहुत इजी है। इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको अगर NCERT से भी कवर कर लेंगे तो ये कवर अप हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन ऑफ इस स्ट्रेट लाइन आज हम शुरू करेंगे। देखिए, आज आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम किसी बच्चे को नहीं जानते कि किस बच्चे का बेस कितना है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, लेकिन हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि बच्चे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को भी भूल गए हैं, तो उसके लिए हम लोग आज बेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि आपको बताया कि मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम शुरू करते हैं। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक बेसिक चैप्टर है, एक फंडामेंटल चैप्टर्स है, लेकिन आप देखेंगे इस पे क्वेश्चन का लेवल, अभी एक बार KVS ने जो क्वेश्चन क्या पूछा था, DSSB ने क्या पूछा था, उस तरीके का लेवल का क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरेटिकल चैप्टर्स। देखिए, सिंपल सी बात करें हम आपसे, अगर हम रेस्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक स्टार्ट किया है। मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल कि आप बताएं रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ओके। मैंने आपसे क्या पूछा, रेस्ट का डेफिनेशन क्या है, क्या आंसर हो सकता है इसका। आप बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन होगा। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में
यह क्वेश्चन आता है कि इफ़ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन इट इज़ रेस्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपको रेस्ट का डेफिनेशंस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे फ्रेम करेगा, आपके पास 4 ऑप्शन होगा। रेस्ट इज डिफाइंड एज, उसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सेकेंड ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। ओके, थर्ड ऑप्शन कुछ और होगा, फोर्थ ऑप्शन कुछ और होगा। लेकिन जनरली हमने जो देखा है, जितना भी हमने ऑफलाइन क्लासेस दिया है, ऑफलाइन बैच में हम क्लास लेते हैं, तो बच्चा हमेशा जब भी उससे क्वेश्चन ये पूछो कि रेस्ट क्या होता है, तो बच्चा ये बोलता है इफ़ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज़ रेस्ट। बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता। रेस्ट क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स, रेस्ट का डेफिनेशन की बात करें देन हम क्या लेंगे? इफ़ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज पोजीशन with respect to time and surrounding। देखिए, we must have to consider surrounding because when we are not considering surrounding, then this definition is not going to complete. So the definition of rest, you have to keep in mind definition of rest. Object does not change its position. If object does not change its position with respect to time and surrounding, then object is said to be rest. Is it very clear? Now after rest, suppose we are talking about motion. We are talking about motion. Definitely जब आपको ये पता चल चुका है कि object does not change its position with respect to time and surrounding, then object is at rest. The second one is motion. If object changes position with respect to time and surrounding, then object is in motion. Now the question comes, how rest and motion are relative to each other. We have to explain this thing. Rest and motion are relative to each other. One of the question come, rest and motion relative, example of rest and motion are relative to each other। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार एग्जाम में आया था कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, एक दूसरे का रिलेटिव है, इसका एग्जाम्पल आपको देना है। 4 ऑप्शन था उसके अंदर, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन था कि ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ट्रेन। इन मूविंग ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर वी आर एट रेस्ट, but with respect to surrounding we are in motion. That's why we can say rest and motion are relative to each other. So this example, this is very simple, very conceptual. Now we are talking about distance and displacement. Okay, so what is distance? Suppose we are taking about distance, we are discussing about distance. What can be distance? What is distance? आपने भी पढ़ा होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड इज व्हाट? डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ये आपने भी पढ़ा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी बेसिक चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बट ये बेस है ये फिजिक्स का, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स है उसका ये बेस है। आप देखिएगा इस चैप्टर पे हम बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर लेवल तक हम पहुँचेंगे और हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। लेकिन जब भी एक टीचर जब भी कोई कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप बेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे आपको उसको अच्छे से समझ आता है। तो आप एक बहुत क्लियर हो गया आपका कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं स्पीड की, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। तो स्पीड क्या है आप सभी जानते हैं, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस बाई टाइम।
स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है, आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम ये हमारा क्या है, स्पीड है। नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड की बात करें हम, यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड है किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजिंग आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बेसिक्स को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको समझिए। सपोज करिए आपके पास है x किलोमीटर पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना होगा, कहीं आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, कहीं किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे x किलोमीटर पर आवर है तो हमेशा याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये x मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सपोज़ करिए आपके पास है y मीटर पर सेकंड, यू वांट टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पे। जैसा कि आप जानते हैं जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। जो एवरेज स्पीड है ये किसके इक्वल होगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आप सभी जानते हैं, ये बहुत सिंपल है। लेकिन एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया एवरेज स्पीड इज, उसमें 4 ऑप्शन था। ऑप्शन फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, सेकेंड ऑप्शन था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, थर्ड ऑप्शन था बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस। अब आप मुझे बताएं कि जो एवरेज स्पीड है, क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस है। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जितना आपको फिजिक्स की नॉलेज आएगी, मतलब फिजिक्स की नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैथ्स का भी बेसिक जानना होगा। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि अगर सपोज करिए स्पीड हमारा u1 प्लस u2 प्लस सपोज करिए आपका स्पीड v1 है प्लस v2 है प्लस v3 है प्लस डैश vn है डिवाइडेड बाई n है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एवरेज स्पीड है, और ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। तो हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि जो एवरेज स्पीड होता है वह अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होता है। देखिए जब भी हम अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड की बात करते हैं तो हमें टाइम इक्वल लेना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एवरेज स्पीड है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वह अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होगा। यह क्या कंडीशन है, अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन आपको याद करनी है कि जब हम टाइम को इक्वल रखेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होगा। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। नाउ द सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, मैंने आपको दिया एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने आपको दिया यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। क्लियर है। अब बताइए आप आंसर क्या होगा, मैंने दिया आपको कि एवरेज स्पीड, हमने अर्थमेटिक मीन हटा दी, हमने क्या दी, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। अब आप बताइए कि आंसर क्या होगा। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा आंसर,
एवरेज स्पीड जो होता है यह हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड भी होता है। ये तो आपको मैंने बताया। और हार्मोनिक मीन होता क्या है, सपोज करिए आपके पास दो नंबर है, आप सपोज करिए दो नंबर है, ए और बी नंबर है, उसके बीच में एच है और एच क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो आपको याद रखना है कि एच जो होगा हार्मोनिक मीन, मैथमेटिक्स का फार्मूला है, हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab बाई a प्लस बी, ये हमारा हार्मोनिक मीन होता है। क्लियर है? तो हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला मैथमेटिक्स का फार्मूला है, मैथ्स का फार्मूला है, आपको जानना होगा हार्मोनिक मीन 2ab बाई a प्लस बी होगा। तो अगर मैं इसको एवरेज स्पीड में कन्वर्ट करूँगा तो आपको याद रखना है v एवरेज टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होगा। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए, आप समझ गए, आपको ये समझ आ गया कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है। ये मैंने आपको बता दी। अगर आपको जो भी कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं, डेराइव करके हम बता सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ याद रखिए, सबसे पहला जो हमने बताया कि एवरेज स्पीड होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा कि एवरेज स्पीड अंडर व्हाट कंडीशन अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होगा, तो आप तब लेंगे जब टाइम इक्वल होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अगर वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड है अंडर व्हाट कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में वो हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड के इक्वल होगा, तो आपका आंसर होगा व्हेन डिस्टेंस विल इक्वल। अगर हम डिस्टेंस को इक्वल करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस पे अब जैसा कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताया है, इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिएगा, आप ट्राई करिएगा। वैसे मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं इस स्पीड टॉपिक को बहुत डिटेल्स में ले जाऊंगा और इस स्पीड टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस पे 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व हम कैसे सॉल्व होगा, कैसे जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ये हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा, आप देखिए, अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करें, देखिए अभी इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे, जो आपकी क्लास हम लेंगे, आपको भी पता है 27 के बाद हम लोग लाइव आके पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी लाइव आके पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग जो क्लासेस दे रहे हैं उसका भी लाइव आकर के पढ़ाएंगे। उसमें हम आपसे आंसर पूछेंगे। लेकिन अभी आप हमारे सामने नहीं हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ सकता। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दिमाग में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो कौन सा फार्मूला एवरेज स्पीड का आप अप्लाई करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हार्मोनिक मीन के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं 2 किलोमीटर क्यों लिखा। मैंने लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 किलोमीटर लिखा, हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 किलोमीटर लिखा। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने फार्मूला दिया कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को चेक करता हूं, क्वेश्चन देता हूं, तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ढूंढते हैं। जबकि मैंने उनको बताया कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड होगा। अब आप इसको ज़रा देखें। अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। मैन की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटा चला, कितने किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर।
एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 किलोमीटर उसने किस स्पीड से चला, 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए ये 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया कि जब डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, अब आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, अभी हमने आपको बताया V एवरेज किसके इक्वल होगा, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। अब इसका आंसर बताएं आप क्या होगा, 2 इंटू V1 कितना हुआ 6 हुआ, V2 कितना हुआ 8 हुआ, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कितना होगा 6 प्लस 8 कितना हो गया आपका 14 हो गया। क्लियर है। अब आप देखिए 2 इंटू 6 इंटू 8 बाई 14 हो गया। इसको काटिए, काटेंगे तो क्या आएगा, ये 7 से जाएगा, ये आपका 7 से कट गया तो ये हो गया 48 बाई, ये कितना हो गया 48 बाई 7। देखिए जो 48 बाई 7 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, राइट। इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस जो 48 बाई 7 है, आप इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है या फिर इस आंसर को डिवाइड करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास में आप इसको आप क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्लासे में, या अभी मैं आपको नहीं दे रहा, जब आप लाइव आएंगे तो हम आपको क्वेश्चन देंगे। आगे से अगली वीडियो से 27 जनवरी के बाद हम लाइव क्लासेज आपको देने वाले हैं, उसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप मेरे साथ ऑनलाइन रहेंगे और ऑनलाइन की जो क्लासेज होगी उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम आपको देंगे। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा कि क्या पीजीटी का लेवल ए है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीजीटी का लेवल बिल्कुल ही टफ है। पीजीटी के लेवल में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आता है वो 50% क्वेश्चन मीडियम लेवल का होता है और 50% क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग का होता है। तो जैसा कि आपको पता है आज हमारी ये पहली क्लास है, हमने बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया है और बेसिक्स पे भी क्वेश्चन आता है, पूछे गए हैं। जो अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो स्पीड से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।